व्हाट इज केमिस्ट्री? डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। आज हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़नी है और इसमें आप एक बात याद रखें कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं उसमें हमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और उसकी डेफिनेशन भी हमें डीपली आनी चाहिए, कंसेप्चुअल तरीके से आनी चाहिए। और अगर जितना आप डेफिनेशन को गहराई तक पढ़ोगे उतना आप उस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करोगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which deal with the composition, structure, properties, reactions of matters. क्या कह रहे हैं कि chemistry is the branch of science in which deal with composition, structure, properties and reactions of matter. कि हम केमिस्ट्री के अंदर मैटर के 4 कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करते हैं। पहली नंबर 1 कंपोजिशन, किसका? मैटर का। और किसका? स्ट्रक्चर, मैटर का। किसकी प्रॉपर्टीज? मैटर की। और किसके रिएक्शंस? मैटर के। तो हम देखेंगे कि कंपोजिशन क्या होती है। सबसे पहले कंपोजिशन से पहले हम ये देखेंगे कि मैटर क्या होता है। हर वो चीज जिसका कोई मास हो और वो किसी स्पेस को ऑक्युपाई करे। हर वो चीज जिसका कोई मैस हो या वो कोई स्पेस को ऑक्युपाई करे। क्या मतलब कि उसका कोई वॉल्यूम हो या वो कुछ जगह को घेर ले, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। कि हमारे गिरदो-नवाह में हर चीज समझो मैटर है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका कोई मैस ना हो या कुछ उसका वॉल्यूम ना हो। तो अब हम मैटर की 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। नंबर 1 कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होती है? कोई भी मैटर, हमने ये देखना होता है कोई भी मैटर किन अज्जा यानी किन कंपोनेंट्स और वो कंपोनेंट्स की रेशो क्या है। तो जो किसी भी मैटर को हम पढ़ते हैं कि वो किन अज्जा से मिलकर बना है और उन अज्जा की रेशो क्या है, वो किस रेशो से मिलकर बना है। क्या मतलब? कंपोजिशन के कोई भी मैटर किन अज्जा और किस रेशो से मिलकर बना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया H2O वाटर, हमारे पास है H3O हाइड्रोनियम आयन। अब देखो इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब हम देखते हैं इनकी रेशो क्या है। अब हाइड्रोजन की रेशो जो है वो 2:16 या 1:18 18 या 2:1। अब देखो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है और हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है। अब 1 हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, लिहाजा उसका एटॉमिक मास 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो रेशो आई 1:8। अब ये एटम के लिहाज से कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर। अब ये जो है वाटर के लिए फिक्स रेशो है। अगर हम इस रेशो को हमने चेंज कर दिया तो समझो कि वाटर नहीं रहेगा, वो कोई न्यू जो है ना सब्सटेंस बन जाएगा, कोई न्यू मॉलिक्यूल बन जाएगा या कोई न्यू कंपाउंड्स बन जाएगा या कोई न्यू मैटर बन जाएगा। अब इसके देखते हैं कि ये 3 और 16 है या फिर 3:1, यानी एटम के लिहाज से 3 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। अगर बाई मास देखें तो
3 आता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 होता है और ऑक्सीजन के 2 एटम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लिहाजा 16 टू द 32 आ गया। तो हम इसको मजीद स्पेसिफिक कर सकते हैं। अगर हम इसको फॉरवर्ड टेबल पे ले जाएं तो 3 और 8, सॉरी 3 और 8, तो ये 3 और 8। अब ये देखें कि हर मेटल की या हर कंपाउंड के अपने अपने अज्जा हैं और वो एक फिक्स रेशो से मिलकर बने हैं। अगर इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की भी हम रेशो चेंज कर देंगे तो फिर ये कोई न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। कंपोजिशन क्या है भाई? कंपोजिशन ये है कि कोई भी मैटर किन अज्जा और किस रेशो से मिलकर बना है। कंपोजिशन क्या है कि कोई भी मैटर किन अज्जा और किस रेशो से मिलकर बना है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर की कंपोजिशन। अब केमिस्ट्री के अंदर जितने भी हमारे कंपाउंड्स आएंगे या समझ लो मॉलिक्यूल्स होंगे या कोई भी मैटर का हमने पढ़ना है, तो हमने केमिस्ट्री के अंदर उसकी कंपोजिशन पढ़नी है। मतलब जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा हमें पता होना चाहिए कि ये किन अज्जा से मिलकर बना है और इनकी रेशो क्या है। अब उसके बाद दूसरा नंबर हमारा आ गया स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्चर क्या है। आपको पता है कि जो इस वक्त 21 सेंचुरी के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं और 118 एलिमेंट्स कुछ तो रहते हैं अपनी फ्री स्टेट में, मिसाल के तौर पर एटॉमिक की शक्ल में, और कुछ जो होते हैं वो मॉलिक्यूल की सूरत में रहते हैं। अब बात करते स्ट्रक्चर की, कि कोई भी एटम उस वक्त तक स्टेबल नहीं होता जब वो अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ना ले। कब तक एटम जो है अनस्टेबल रहता है? जब उनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अनस्टेबल होगा। तो एटम अनस्टेबल की हालत में आजादना तौर पे नहीं रह सकता, तो उसे हर सूरत के अंदर अपने आप को स्टेबल करना होता है। वो स्टेबल किस तरह करेगा? अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके। आप ये क्वेश्चन करेंगे सर जी बात ये है कि 2 ले ले तो फिर ठीक है, फिर 8 ये क्या मतलब? बेटा जो हाइड्रोजन और हीलियम है ना, ये 118 में से सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स हैं कि जो अपने वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इसलिए हमें उनके लिए एक अलग रूल बनाना पड़ा कि जी इसको हम क्या कहते हैं? डबलेट रूल कहते हैं, कि जब इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे, और बाकी जितने भी है 116 वो अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं तो वो किस तरह पूरे करेंगे? वो इस तरह पूरे करेंगे कि वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे या वो आपस में शेयर करेंगे। ये एक अलग रूल है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको अभी ये टच कराना चाहता हूं कि आप इस पे तवज्जो दे, इस पॉइंट पे तवज्जो दे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है ऑक्सीजन। अब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इनके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये स्टेबल है, तो लिहाजा ऑक्सीजन O की सूरत में नहीं रह सकता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो एक या तो इसे कोई डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर मजबूरी है इसको नहीं मिल रहा है किसी से, तो फिर ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन जो गैस है इसके 2 एटम्स मिलकर कंबाइन होकर ये अपनी लाइफ को स्टेबल करेंगे। तो वो कैसे? अब ये देखिए, एक ऑक्सीजन का एटम ये है और एक ऑक्सीजन का एटम ये है। अब इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है
ये आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। जब ये शेयर करेंगे तो ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है वो O की सूरत में नहीं रहता, O की 2 की सूरत में रहता है। मतलब ऑक्सीजन एटॉमिक की सूरत, एटम की सूरत में नहीं रहता बल्कि मॉलिक्यूल की सूरत में रहता है। तो O की 2, तो ये किस तरह अपना ऑक्टेंट कंप्लीट किया, आपस में शेयर करके। अब देखो हमारे पास है H2O, H2O। अब हमारे पास ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसको हाइड्रोजन की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन मिला और एक दूसरे एटम से हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन मिला। अब देखिए भाई, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए भी हैं। अब देखिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो लिहाजा उसने डबलेट रूल कंप्लीट किया। इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने भी अपना डबलेट रूल कंप्लीट किया। अब ऑक्सीजन को देखें तो इसके पास 2 2 और 2 4 2 6 और 6 और 2 8। तो अब ऑक्सीजन का भी ऑक्टेंट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का जो डबलेट है वो भी कंप्लीट है। तो अब ये सूरत है। तो अब स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने ये देखना होता है। स्ट्रक्चर एक बहुत ही समझ लो डिफिकल्ट चीज है और मैं स्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ी वीडियो जल्द में अपलोड करूंगा जिसके अंदर आपको, जैसे हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसी तरह CaCO3, इसके ये स्ट्रक्चर में पूरे आपको ये इंशाल्लाह ये जल्द ही मैं एक अपलोड करूंगा जिसके अंदर तमाम कंपाउंड्स के आपको और ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसके जरिए आपको कोई फार्मूला दिया जाए आप फट उसका स्ट्रक्चर बना दें। तो ये इंतहाई केमिस्ट्री के अंदर सबसे अहम इंपॉर्टेंस जो है ना वो टॉपिक है स्ट्रक्चर का। तो इंशाल्लाह इसके में एक अलग, सिर्फ आप अभी यही पॉइंट रखें, ध्यान में रखें कि स्ट्रक्चर वो होता है कि कोई भी मैटर, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस किस तरह अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करता है। तो इसके कंप्लीट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे कि प्रॉपर्टीज आपको पता है 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है। एक हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी हमारे पास होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी हमारे पास क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी मैटर है उसमें 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी हमारे पास होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने ये देखना है कि जो मैटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि देखते हैं कि कोई भी हमारे पास मैटर है उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, उसका डेंसिटी क्या है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका जो है अपना मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और याद रखो फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट पे। किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैटर की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। अब आप कहेंगे सर जी वो फिजिकल जो अपना स्टेट होती है वो क्या चीज है। बेटा किसी भी मैटर की जो जहरी शक्लो सूरत है उसे फिजिकल स्टेट कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास आइस है, हमारे पास आइस है या हमारे पास जो है वाटर है, H2 वाटर है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास वेपर है, ठीक है ना। अब आइस, वाटर और वेपर, अब ये देखो अब इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज है। अब जैसे हमारे पास आइस है, बर्फ है, हमारे पास आइस जो बर्फ है उसको हम आइस, अब ये देखिए ये सॉलिड स्टेट है किसकी, वाटर की। अब वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट है और जो वेपर है वो हमारी गैसियस स्टेट है।
अब इनकी फिजिकल स्टेट चेंज है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज नहीं है। तो जब किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। क्या मतलब? जब किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। अब आइस का कलर कैसा है, वाटर का कलर कैसा है, वेपर का कलर कैसा है, आइस की स्मेल कैसी है, वाटर की कैसी है, वेपर कैसी है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग, इनमें सब में डिफरेंस आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं मैटर के कंपोजिशन पे। समझो मेरी बात को, केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? मैटर के कंपोजिशन पे। अगर मैटर की कंपोजिशन चेंज कर देंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज ये समझ लो कि कौन सा कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास है H2O, H3O और उसके बाद मेरे पास है हमारे पास H2O2। अब देखो ये वाटर है H2O, H2। अब देखो इनकी जो कंपोनेंट्स है सब सेम है। ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना है, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना है और ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब ये और चीज है, ये और चीज है, ये वाटर है, ये हाइड्रोनियम आयन है और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और इनकी तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज है। अब देखिए मैंने आइस का नाम लिया था और उसके बाद वाटर का नाम लिया था, वेपर का नाम। देखिए अब मिसाल के तौर पर आपके घर आप सालन पकाना चाहते हो तो आपके पास वाटर नहीं है तो आप वहां आइस से काम चला सकते हो। 2-3 किलो आप लें क्या अपना आइस, उसको आप देगची में डालो और वो हीट दो तो वो वाटर में चेंज हो सकती है। आप उससे सालन पका सकते हैं और उसको वाटर की जगह यूज कर सकते हैं। अब ये देखो, हालांकि ये जो है ना ये लिक्विड में है और ये गैस है, जैसे वेपर है। वेपर जैसे आसमान में जाते हैं, ये ही अपना वेपर की सूरत में, भाप की सूरत में ऊपर जाते हैं और जब इनको कहीं जगह पे ठंडक मिलती है तो ये क्लाउड की सूरत में चले जाते हैं और ये लिक्विड हालत में आ जाते हैं और फिर बारिश होती है और वही जो वेपर चले गए थे वो दोबारा किस में चेंज हो गए? वाटर में। लेकिन अब हाइड्रोनियम गैस है, इसको कभी भी हम वाटर की शक्ल में नहीं ला सकते। क्यों? कि इनकी कंपोजिशन चेंज है। कंपोजिशन चेंज कैसे हो जाती है? या तो हम उसके कंपोनेंट चेंज कर दें या उनकी रेशो। अब मैं वाटर की रेशो आपको पहले बता चुका हूं, क्या थी? 1:8। अब इसके पास की 3:16, इसकी क्या थी? आपके पास है 2:32 या 1:16। अब देखो इसकी अपनी रेशो से नहीं है, इसकी रेशो चेंज है, इनकी रेशो चेंज है। अब हम कंपोजिशन कब चेंज होगी? या तो हम उसके अज्जा चेंज कर दें या हम उसके रेशो चेंज कर दें। अब ये जो है ना कि जो अपना कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी। अब प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो मैटर की कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। अगर किसी भी हम कंपाउंड की या किसी भी मैटर की हम कंपोजिशन चेंज करते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती हैं। और चौथी चीज हमारी रिएक्शन। और रिएक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जिस तरह मैंने कहा था स्ट्रक्चर, और इसी तरह रिएक्शन एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हर एक का यानी कि जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स होती हैं, जैसे वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स है तो इसका रिएक्शन भी फिक्स होगा। मतलब यह है कि अब ये अपना क्या ख्याल है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये अपना कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी किन के साथ ये रिएक्शन करवाकर क्या बनाता है।
तो इस चीज का नाम क्या है? रिएक्शंस। तो इंशाल्लाह मेरे जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको केमिस्ट्री की एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन बताऊं, तो ये आप कमेंट्स में भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये है कि आपको अगर ये समझ आए तो इंशाल्लाह आगे जल्द इसके पे और वीडियोस आएंगी जो अपलोड करूंगा। और इंशाल्लाह जो भी लेक्चर होगा कंसेप्चुअल होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि मैं एक सादा जुबान के अंदर और एक अच्छे अंदाज से आपको वो कंसेप्ट आपके जहन में बिठाऊं। और इसी तरह जिस तरह हम आगे चलेंगे और ब्रांच के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बाद जितने भी इसके जो कंसेप्चुअल डेफिनेशंस हैं वो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन जो है ना मैं अपलोड करूंगा। और आखिर में मैं फिर दोबारा आपको कहता हूं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which deal with the compositions, structure, properties and reactions of chemistry. Allah Hafiz.